जिंदगी कभी-कभी इतने इम्तिहान लेती है कि इंसान सोचने लगता है शायद अब हिम्मत नहीं रहेगी, मगर कहीं दिल के किसी गोशे से एक रोशनी जन्म लेती है। यकीन की रोशनी जो इंसान को हारने नहीं देती। मेरी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही कहानी है, दर्द, खौफ और उम्मीद के बीच लिखी गई एक सच्ची दास्तान। मैं काफी देर से कॉरिडोर के चक्कर काट रही थी। मेरे पेट में शदीद दर्द हो रहा था। ये दर्द काफी दिनों से लगातार हो रहा था, मगर पहले बर्दाश्त के काबिल था और अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मेरा शोहर अस्कर सऊदीया में जॉब के सिलसिले में रहता था और यहाँ सब काम मुझे ही देखने पड़ते थे। घर के बाहर अभी भी मुझे अकेले ही आना पड़ा और इसी बात से मुझे और तकलीफ हो रही थी। भला कोई तो हो जो साथ में दिल जोई करे, मगर मेरा तो ससुराल भी दूसरे शहर में था और मायका भी। मियाँ जी ने बड़े शौक से घर बनवाया था। यहाँ के पुरसकून माहौल में रहूंगा, मगर खुद तो चले गए और मुझे यहाँ अकेला छोड़ गए। नर्स ने मेरा नाम पुकारा तो मैं डॉक्टर के क्लिनिक की तरफ चली गई, जहाँ डॉक्टर अली का कैबिन था और डॉक्टर नादिया मरीजों का अल्ट्रासाउंड वही करती थी। डॉक्टर नादिया को सिर्फ डॉक्टर अली की रिपोर्ट्स पर ही भरोसा था। मैं बामुश्किल चलती हुई अंदर गई। डॉक्टर अभी कोई रिपोर्ट बनाने में मसरूफ था। उन्होंने मुझे बेड पर लेटने का इशारा किया और खुद अपना काम मुकम्मल करने लगे। मैंने पर्दा हटाया और फिर से बराबर कर दिया और खुद बेड पर लेट गई, जहाँ लेडीज के लिए चादर रखी गई थी। मैंने चादर अपने ऊपर डाली। 5 मिनट बाद डॉक्टर की आवाज आई, मैं आज हूँ मिस आयशा। उन्होंने महज पर्दे के पीछे से सवाल किया, आज हैं डॉक्टर? मैंने आहिस्ता से जवाब दिया। डॉक्टर ने आते ही मशीन ऑन की और कुछ सेटिंग करने के बाद मेरी तरफ मुतवज्जा हुए और अल्ट्रासाउंड करने के साथ साथ सवालात भी करते गए। लेकिन मैंने देखा अचानक उनके चेहरे की रंगत कुछ अजीब सी हो गई थी। अब वो मेरे सवाल के जवाब में सिर्फ हूँ हाँ कहते जा रहे थे। उनके चेहरे पर जो तशवीश के आसार थे, मैं तो घबरा गई। क्या हुआ डॉक्टर? मैंने घबरा के पूछा तो वो काफी देर तक चुप रहे और बोले, आप एक काम करें, कल मेरी क्लिनिक आ जाएं। बस यहाँ नजदीकी है इस जगह, तो मैं डॉक्टर नादिया के कहने पे आया करता हूँ। आपसे सारी बात मैं आराम से करूंगा, फिलहाल आप घर चली जाएं। डॉक्टर रिपोर्ट्स बनाने लगा और मुझे एक बार गौर से देखा और फिर रुख मोड़ लिया। मगर डॉक्टर, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं कब तक बर्दाश्त करूं? मैंने थोड़ा सा गुस्से में आकर कहा तो वो कहने लगे, नहीं, मैं डॉक्टर को बता देता हूँ, वो आपको आज के लिए मेडिसिन दे देंगी, अभी आप जाएं। मैं बददिल होकर बाहर निकली। भला ये क्या बात थी, कुछ बता भी नहीं रहा था, ऊपर से अपनी क्लिनिक आने का कह दिया। बाहर निकल कर मुझे मालूम हुआ कि डॉक्टर नादिया के लिए कोई इमरजेंसी केस आया था, तो उनको अस्पताल जाना पड़ गया और वो केस करवा कर वापिस आती हैं। ऐसा अक्सर हुआ करता था, उनको जाना पड़ जाता था, लेकिन आज तो मैं इंतजार नहीं कर सकती थी। मैंने नर्स को कहा कि मेरा दर्द से बुरा हाल है, प्लीज मुझे कोई दवाई दे दें। तो उन्होंने डॉक्टर से फोन पर राब्ता किया और फिलहाल के लिए चंद दवाइयां मुझे दे दी। और मैंने फार्मेसी में ही पानी की बोतल लेकर वो गोलियां निगल ली, ताकि कुछ तो फर्क पड़े। घर वापस आकर मैं बहुत रोई। ये भी क्या जिंदगी थी मेरी, अकेले जियो और अकेले मरो, हर दर्द, तकलीफ, परेशानी अकेले ही बर्दाश्त करो। शोहर तो बाहर बैठा है, बस नोट बनाने में लगा हुआ है और मैं यहाँ ये सब झेल रही थी। मैं काफी देर तक रोती रही। कुछ देर बाद अस्कर की कॉल आई तो मैंने सारा गम व गुस्सा उन्हीं पर निकाल दिया। वो काफी देर तक मुझे समझाते रहे, मगर मैं कुछ सुनने को तैयार ही ना थी। मैंने फोन काट दिया था और मैं काफी बेहतर महसूस कर रही थी। शायद दवाई ने भी असर किया था, जो दर्द भी कम होते होते खत्म हो गया था। अब मुझे सुबह फिर जाना था डॉक्टर अली के क्लिनिक पर। इन्हीं सोचों में मुझे नींद आ गई। मैं सुबह उठी तो मेरा मूड बहुत फ्रेश हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मुझे आराम की दवाई भी दी थी डॉक्टर ने, तभी तो मैं सुकून से सो पाई थी और दर्द भी कम था, मगर फिर भी हो रहा था। मैंने मुलाजमा से नाश्ते का पूछा तो वो जल्दी से मेरा मनपसंद नाश्ता बना लाई। मुझे भूख भी लगी हुई थी और इसी तरह रोजमर्रा के कामों में शाम हो गई और मैं डॉक्टर की तरफ जाने को तैयार हो गई। कुछ ही देर में मैं वहां पहुंच चुकी थी। डॉक्टर ने मुझे क्लिनिक में बुलाया और बैठने का कहकर दरवाजे को बंद कर दिया। मैं बेचैन हो गई कि उन्होंने दरवाजा क्यों बंद किया है और वो जल्दी से भागते हुए मेरे पास आए और जो कुछ उन्होंने मुझसे कहा, मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरा नाम आयशा है और मैंने खुशहाल घराने में आंख खोली थी और मैं सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुई थी। बाबा को लगता था कि मैं उनके नसीब खोलने आई हूँ। मैं जैसे ही पैदा हुई, बाबा को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था। वो तस्वुर भी नहीं कर सकते थे और इसी प्रोजेक्ट की वजह से वो कहां से कहां पहुंचते चले गए। उनका छोटा सा कारोबार अब बहुत फैल चुका था। मेरे पापा मुझे प्यार से रानी कहकर बुलाते थे। मैं बहुत लाड प्यार में पली बढ़ी थी। पैसों की कोई कमी ना हुई थी, मगर मेरी जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही मुझे
एक अजीब सा एहसास हुआ था। मुझे महसूस होता था कि हमारे घर में कोई ऐसा राज छुपा है जो मुझे कभी मालूम नहीं हुआ था, मगर कुछ तो था जिसकी पर्दादारी थी। मैं बाबा और मामा को कई बार अकेले में किसी बात पर बहस करते हुए देखा करती, मगर वो मुझे देखकर ही खामोश हो जाया करते थे। मैं चाह कर भी उनसे ये राज मालूम ना कर पाई। कॉलेज के बाद जब मैं अपनी छुट्टियां गुजार रही थी तो मैंने नोट किया, बाबा के घर से जाते ही मामा ड्राइवर को गाड़ी निकालने का हुक्म देती और उनके साथ कहीं चली जाती। पहले तो मैंने गौर नहीं किया, मगर फिर एक दिन जब मैंने पूछा तो मम्मा ने हड़बड़ाकर कहा, बेटा मैं जहाँ जाती हूँ वो मैं आपको नहीं बता सकती। उनकी इस बात पर मैं अजीब नजरों से उन्हें देखने लगी। मम्मा ये क्या बात हुई है जो आप मुझे नहीं बता सकती? मैंने जब पूछा तो उन्होंने बड़ी फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, आयशा तुम परेशान ना हो, मैं बस अपने दोस्तों से मिलने चली जाया करती हूँ, घर में रहकर बोर हो जाती हूँ। उन्होंने रुख मोड़कर बामुश्किल कहा, मम्मा ये क्या बात हुई भला? अपने घर में कौन बोर होता है, और अब तो मैं भी होती हूँ। मुझे शदीद हैरत होने लगी थी। भला ऐसी भी क्या बात थी वो अपनी इकलौती बेटी के साथ वक्त गुजारने के बजाय दोस्तों के पास चली जाती थी? मेरी बात पर वो बस सर झटक कर वहां से चली गई और मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी उनके ख्यालात सुनकर, जबकि बाबा तो जब भी घर में होते बस मेरे आगे पीछे फिरा करते और उनकी हर मुमकिन कोशिश हुआ करती कि वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करे। वैसे तो मम्मा भी मुझे बहुत प्यार दिया करती थी, मगर आज उनका रवैया कुछ अजीब सा था। मैंने जब सोचना शुरू किया तो मुझे महसूस हुआ कि मम्मा मुझे बाबा से लाड करते देखकर कुछ उदास हो जाया करती थी। अब तो मुझे शक होने लगा कि वो मेरी सुतेली माँ तो नहीं, मगर ये कैसे मुमकिन था? मैंने अपनी पैदाइश की तस्वीर देखी थी, उनमें मम्मा ही थी जो अस्पताल में मुझे गोद में लिए मुस्कुरा रही थी और उनके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। मैं जब छोटी थी तो बहुत डर जाया करती थी वो ड्रिप इंजेक्शन देखकर, और पूछा करती, मम्मा आपको हाथ पर क्या हुआ है? तो वो हंस देती, कहती जब आप पैदा हुई तो डॉक्टर ने मुझे ये ड्रिप लगाई थी ताकि मुझे ताकत मिले और मैं आपका ख्याल रख सकूं। ये बातें याद आती तो मेरा ये शक दूर हो जाया करता, मगर घर में जो कुछ हो रहा था वो कुछ अलग सा था। एक बार मेरे मम्मा का पीछा करने का सोचा और दूसरे दिन मैं उनके जाने से पहले ही तैयार बैठी थी और मैंने कैब भी मंगवाई थी जिससे मैंने घर से कुछ दूर रुकने का कहा था। और जब मम्मा चली गई तो मैं उनका पीछा करने लगी। उसके बदले कैब वाले ने डबल किराया लिया था। मम्मा के घर से निकलते ही मैं बाहर आ गई और ड्राइवर को मम्मा की कार का पीछा करने को कहा, जो हम काफी देर तक उनका पीछा करते रहे। पहले एक रेस्टोरेंट में गई और वहां से ढेरों बॉक्सेस अपनी कार की डिग्गी में रखवाए जिनमें शायद खाने का सामान था, और फिर एक शॉप में गई जहां से उन्होंने बच्चों के लिए गुब्बारे और गिफ्ट वगैरह खरीदे और वो भी कार में रखवाए। उसके बाद वो किसी फलाही अदारे में गई और वहां काफी देर तक अंदर रही। मैं देख रही थी ड्राइवर ने एक साथ वो खाना पीने का सामान निकलवाया था और अंदर ले गई, मगर कुछ फूल और गुब्बारे मम्मा अपने हाथ में लेकर अंदर गई थी। बाकी का सारा सामान ड्राइवर ने निकलवाया था और तकरीबन 4 घंटे बाद मम्मा बाहर निकली थी। जाते वक्त वो जितनी खुश लग रही थी, वापसी में उनका चेहरा उतना ही उतरा हुआ था। वो गाड़ी में बैठकर रवाना हुई और मुझे लगा वो घर की तरफ जाएंगी। तभी मैंने जल्दी से टैक्सी ड्राइवर को वापस चलने का कहा और मेरे जल्दी जल्दी मचाने पर वो काफी जल्दी घर ले आया। मैंने उसे किराया दिया और जल्दी से अंदर की तरफ भाग गई। मैंने मुलाजमीन को कुछ नहीं बताया था कि मैं कहीं बाहर गई थी और ना ही किसी ने मुझे जाते देखा था। बस वापस आते देखा था। चौकीदार ने और कोई सवाल ना किया था और मम्मा की भी आदत नहीं थी कि वो मुलाजमीन से पूछताछ करती, लेकिन मेरी तवक्को के बरक्स मम्मा 1 घंटे बाद वापस आई। अब मैं पछता रही थी कि मैं इतनी जल्दी क्यों वहां से वापस आई। मैंने मम्मा को गौर से देखा, वो काफी थकी थकी सी लग रही थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने उन्हें प्यार से गले लगाया तो वो मेरी अचानक हरकत पर हंसने लगी। क्या कर रही हो? अपनी प्यारी से मम्मा से प्यार कर रही हो? मैंने लाड से कहा तो उन्होंने मेरा माथा चूम लिया। मुझे बहुत नदामत होने लगी थी कि मैंने अपनी मम्मा को गलत समझा। वो तो नेक काम के लिए जाया करती थी और शायद इसलिए मुझे नहीं बताती थी कि उनकी नेकी रायगा ना हो जाए। उस दिन के बाद मैंने उनकी टो में लगना छोड़ दिया। वैसे भी मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने वाला था। मैं अपनी तालीम के लिए बहुत संजीदा थी। अब मैंने आगे की प्लानिंग पे ध्यान देना शुरू किया था। लेकिन फिर मैं एक रात जब पानी पीने के लिए किचन की तरफ जाने लगी तो मुझे बाबा के कमरे से बातों की आवाज आई। वो बातों की नहीं, हमेशा की तरह बहस की आवाजें थी। मैं तजस्सुस में आ गई थी और मैंने दरवाजे से कान लगाकर सुनना शुरू कर दिया। मुझे मालूम था कि ये बात ठीक नहीं, मगर ये मेरे वालिदैन का मसला था और मुझे हर बात हर हाल में जाननी थी।
क्योंकि वो हर वक्त ऐसे ही लड़ा करते थे। आखिर ऐसी क्या बात थी जो उनको सुकून से रहने ही नहीं देती थी। मुझे अब उनकी बातें सुनाई दे रही थी, बल्कि दरवाजा भी हल्का सा खुला हुआ था। मुझे वो दोनों दिखाई भी दे रहे थे। मैंने मम्मा को बाबा से उलझते हुए देखा और बाबा मुसलसल ना में गर्दन हिलाई जा रहे थे। ये नामुमकिन है शाजिया, तुम्हें कितनी बार मना कर चुका हूँ, अब तुम भी ये बहस बंद कर दो। वो अचानक गुस्से में आ गए थे। मम्मा रोने लगी। आखिर ये क्यों करते हैं आप ये सब? या मेरा कोई हक नहीं इस घर पर? वो भी चिल्लाने लगी थी। मुझसे बर्दाश्त न हुआ, मैं अंदर चली गई। बिना सोचे समझे मुझे देखकर उन दोनों का रंग उड़ गया था। अम्मा ने जल्दी से रुख मोड़कर आंसू पोंछे और वॉशरूम की तरफ जाने लगी, जबकि बाबा मेरी तरफ आ गए। आयशा बेटा, आप यहाँ इस वक्त? बाबा भी बुखला गए थे और मेरे शानों पर हाथ रखकर मुझे सोफे पर बिठाया। ये सब क्या हो रहा था बाबा? आप लोग क्यों इस तरह लड़ते रहते हैं? आज मैं भी सब जान लेना चाहती थी। कुछ नहीं गुड़िया, ऐसी कोई बात नहीं, बस आपकी मम्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं। मैं उन्हें यही समझा रहा था कि डॉक्टर के पास चलते हैं, मगर वो मान ही नहीं रही। अब देखो ना, इस बात पर मुझे गुस्सा तो आएगा ना। वो मुझे बहलाने लगे। बाबा क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? मैंने उनके हाथ में अपना हाथ रखा तो वो नसें छुड़ाने लगे। आज की बात नहीं कि ऐसा हो रहा है। मैं तकरीबन आप लोगों को बचपन से ही झगड़ते देखती आ रही हूँ। मैंने महसूस किया मम्मा दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। कोई बात उनको खाई जा रही है। प्लीज आप मुझे सब बता दें। मैंने बाबा को ये सब कह तो दिया था, मगर उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर मुझे रोना आ गया। बाबा, मैं आप लोगों को यूं उदास नहीं देख सकती। प्लीज मुझे सब सच बता दे। मैं अचानक फूट फूट कर रो पड़ी और बाबा ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। यूं महसूस होने लगा था कि उनके आंसू भी दाढ़ी के बालों में जज़ब हो रहे हैं। मेरा दिल और भी दुखने लगा था। आज मैंने अपने हंसते मुस्कुराते बाबा को भी रुला दिया था। कुछ देर बाद मम्मा भी वॉशरूम से निकल आई थी और मुझे अब तक वहां बैठा देखकर चौंक गई। आयशा, तुम अभी तक यहीं हो? बेटा चलो अपने कमरे में जाओ, बाबा को परेशान मत करो। वो मेरी तरफ आने लगी और मेरा हाथ थाम कर उठाने की कोशिश की, मगर पापा ने मुझे थाम लिया था। अब हमारी बेटी इतनी समझदार हो गई है कि अपने माँ बाप का दुख समझ सकती है। बाबा ने अब दीदा होकर मामा से कहा तो मामा फिर से रोने लग गई और मैं बस हक्का बक्का उन दोनों को देखे जा रही थी। आखिर ऐसा क्या राज था कि वो दोनों रोए जा रहे थे? मेरे दिल में अजीबो गरीब ख्यालात उभरने लगे थे और मैंने जल्दी से मुंह खोला। बाबा मुझे जल्दी से बता दे, मेरा दिल बैठा जा रहा है। फिर बाबा ने जो बताया वो मेरे लिए बहुत बड़ा धचका था। मैं ख्वाब में भी सोच नहीं सकती थी कि ऐसा हो सकता है। बाबा ने बताया मम्मा और पापा आपस में फर्स्ट कजन थे। उन्होंने अपनी पसंद की शादी मम्मा से की थी। वो दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। फिर शादी के 1 साल बाद उनको एक बेटा पैदा हुआ जो कि बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा था। वो मुझसे 5 साल बड़ा था। उन्होंने उसका नाम अदील रखा था। वो जब पैदा हुआ तो बाबा ने बहुत बड़ा जश्न मनाया था। बाबा के पैर जमीन पर नहीं थे। बाबा और मम्मा अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश और मुतमईन थे कि एक दिन अदील की तबीयत अचानक खराब हो गई और जब उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए तो काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि उसके दिमाग की रगें मुतासिर हो गई है। अब वो बहुत कमजोर हो चुका था, हिलने जुलने से भी कासिर था। बाबा ने उसके काफी टेस्ट करवाए, मगर जब उन्हें असल बात मालूम पड़ी तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। जब शहर के सबसे बड़े डॉक्टर ने उन्हें बताया कि आपका बेटा पैदाइशी माजूर है, उसका इसका कोई इलाज नहीं। डॉक्टर ने अफसोस से कहा। बाबा तो जैसे ये बात सुनकर टूट चुके थे। मगर डॉक्टर साहब, कोई तो इलाज होगा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। देखिए, मैं आपको मशवरा देता हूँ कि दूसरा बच्चा पैदा करने की कोशिश ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि आपकी कजन मैरिज है। जैसे कि आपने बताया कि आप दोनों के वालिदैन भी कजन थे, तो ये सब इसी वजह से हुआ है। कजन मैरिज अगर 3 नस्लों तक ट्रांसफर होती रहे तो किसी की औलाद माजूर हो जाती है, किसी को तो औलाद ही नहीं होती। किसी को होती है तो जिंदा नहीं रहती, या कोई दिमागी या फिर कोई और बीमारी लग जाती है। आपके साथ भी बदकिस्मती से यही हुआ है। डॉक्टर की बात सुनकर मम्मा और बाबा बिल्कुल टूट चुके थे। मम्मा तो बिल्कुल खत्म हो गई थी। सारा दिन बच्चे के साथ लगी रहती, उनको कोई होश ना था। उनके कपड़े कई कई दिन तक मैले हो जाया करते, मगर उनको कोई ख्याल ना होता। दिल जब 7 साल का हुआ तो अचानक मम्मा की तबीयत खराब रहने लगी। तो मालूम हुआ कि वो फिर से उम्मीद से थी। बाबा तैश में आ गए थे। उन्होंने वो बच्चा गिराने की बहुत कोशिश की, मगर मम्मा की जान को खतरा था और यूं मैं इस दुनिया में आ गई, और वो भी बिल्कुल सही सलामत। उन दोनों के दिल में जो खदशात थे वो सब अपनी मौत आप मर चुके थे। मुझे पाकर जैसे उनको
नई जिंदगी मिल गई थी, मगर मम्मा अब ये दिल के लिए बेचैन रहा करती थी और उनका हल बाबा ने ये निकाला कि उसे एक फलाही अदारे में भेज दिया। बाबा ने उनको ढेरों रकम दी थी और भाई के लिए मखसूस कमरा भी तामीर करवाया था और जरूरत की हर चीज मुहैया की थी। अपने खास मुलाजिम भी उसकी देखभाल के लिए रखे थे, मगर मम्मा इस बात पर राजी नहीं थी। उनका दिल खून के आंसू रो रहा था जब बाबा ने जबरदस्ती अदील को वहां भिजवाया था ताकि मुझ पर कोई गलत असर ना पड़े। और अब इतने सालों बाद मम्मा रोज अपनी ममता से मजबूर होकर भाई से मिलने जाया करती थी, जहाँ व्हील चेयर पे बैठे उनको देखकर खुश हो जाया करती। मम्मा देर तक उनके पास बैठा करती और अपने हाथों से खाना खिलाती, मगर बाबा उनको घर वापस लाने पर राजी ना थे कि कहीं मेरे सेहत पर असर ना पड़े। वो मुझे ये बात मालूम भी ना होने देना चाहते थे, मगर आज मैंने वो राज जान लिया था। ये क्यों मेरी माँ मेरे साथ होते हुए भी मेरे पास नहीं होती थी, और बाबा इतने सख्त कैसे हो सकते थे। अपने बेटे को खुद से दूर रखा हुआ था और कभी उससे मिलने भी ना गए थे कि उनसे अपने बेटे की हालत देखी ना चाहती। वो जवान हो गया था, उसकी दाढ़ी मूंछ निकल आई थी और मामा रोज उसकी शेव करवाया करती। उस मासूम को तो कुछ इल्म ही नहीं था। ये जानकर मुझे जितनी तकलीफ हुई थी वो मैं ही जानती थी। मैंने बाबा से जिद की, हम कल ही भाई को यहाँ लाएंगे। इतना कुछ होते हुए वो क्यों किसी फलाई अदारे में रहे। मैं सोच सोच कर रोई जा रही थी और मेरी जिद पर मजबूर होकर दूसरे ही दिन बाबा भाई को घर ले आए। वो बहुत खूबसूरत था, मुझे उन पर टूटकर प्यार आया था। मैंने देखा कि उनके चेहरे मम्मा के चेहरे से खुशी झलक रही थी। आखिर इतने सालों के बाद वो अपने बेटे को अपने साथ लाई थी। अब हम दोनों माँ बेटी भाई का बहुत ख्याल रखते थे। मेरे भाई में भी काफी बदलाव आता जा रहा था। मैंने देखा वो पागल नहीं थे, बस उनका ज़हन छोटा रह गया था और वो खुद को छोटा सा बच्चा समझते थे। और वो बातें भी किया करते, कभी कभी तो ऐसी बातें करते कि सियाने भी शर्मा जाए। अब बाबा भी खुश थे, मेरी उससे काफी दोस्ती हो गई थी। रोज चॉकलेट ले आती तो वो बहुत खुश होते। इसी तरह दिन गुजरते गए और मेरे कजन का रिश्ता आया मेरे लिए, मगर पापा ने पहली फुर्सत में उन्हें मना कर दिया और जल्दी मेरी शादी असगर से करवा दी। मैं उन्हें पाकर बहुत खुश थी। असगर हर 3 माह बाद आया करती, अब की बार भी उनको गए हुए 2 माह हो गए थे और मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। मगर आज जो डॉक्टर ने मुझे बताया, मेरे पैरों तले से जमीन निकल चुकी थी। डॉक्टर का कहना था कि मैं उम्मीद से हूँ, मगर मेरे पेट में जो बच्चा है वो शायद ज़हनी तौर पर ठीक नहीं। 2 साल बाद मुझे ये खुशखबरी सुनने को मिली थी और साथ में भयानक इंकशाफ भी। या मेरे अल्लाह, ये सब क्या था। मेरा सर चकराने लगा था। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर ने मुझे संभाला, लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे तो इल्म ही नहीं हो सका। मैं 3 माह से हामला हूँ। अपने आंसू पोंछते हुए पूछा, आपका पहला बच्चा है तो आपको ज्यादा तजर्बा भी नहीं था, लेकिन आप परेशान ना हो, उसका हल है मेरे पास। तो मुझे तसल्ली देने लगे और मैंने चौंक कर देखा। मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि आप ये बच्चा गिरा दें। उसने कहा तो मैं अचानक उछल पड़ी। डॉक्टर साहब, मैं ये गुनाह हरगिज नहीं करूंगी। मैंने उन्हें बहुत सख्त बातें सुनाई और वहां से निकल आई, जबकि वो कहते रहे कि मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। मैं घर पहुंचकर बहुत रोई थी। मैं अस्कर को भी ना बता सकती थी, लेकिन जब मेरे मम्मा को बताया तो वो बहुत उदास हो गई और मुझे कहा कि किसी को बताए बगैर ये बच्चा गिरा दूं, वरना बहुत पछताओगी। मम्मा की बात सुनकर मुझे हैरानगी। मम्मा मुझे कत्ल करने का कैसे कह सकती हैं? मैंने पूछा तो वो परेशान होकर कहने लगी, ये कैसी बातें कर रही हो? कोई माँ अपनी औलाद को कैसे कत्ल कर सकती है? तब वो अचानक खामोश हो गई। उनका अपने सवाल का जवाब मिल गया था। मैं भी माँ थी और कैसे अपनी औलाद को कत्ल कर सकती थी। मैंने अपने अल्लाह ताला पर भरोसा किया और सब इसी पर छोड़ दिया। ये तो हमेशा दुरूद पाक मेरी जुबान पर रहा करता था और अब तो और ज्यादा पढ़ा करती थी। मैंने अस्कर को भी सब कुछ बता दिया था, वो भी चुप हो गए। मैंने डॉक्टर के पास जाना भी छोड़ दिया और ना ही अल्ट्रासाउंड करवाया करती। बस मुझे अपने रब पर भरोसा था। सब लोग मुझे अजीब सी नजरों से देखा करते कि जब 9 माह बाद मैंने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया तो डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। मेरा यकीन जीत गया था, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक था। डॉक्टर ने रिपोर्ट देकर खुश होकर बताया, ये तो मौजज़ा ही हो गया, माशाल्लाह, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। और मैंने अपने रब का शुक्र अदा किया जिसने मुझे मायूस नहीं किया था। जिंदगी के तूफान जितने भी सख्त क्यों ना हो, अगर यकीन अल्लाह पर कायम रहे तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। मेरी आजमाइश, मेरा दर्द, मेरी तन्हाई सभी उसी लम्हे रंग लाई जब मेरे हाथों में मेरे रब की अता मेरा सेहतमंद बच्चा था। आज जब मैं अपने बेटे को देखती हूँ तो दिल से एक ही दुआ निकलती है, या अल्लाह, जैसे तूने मेरे यकीन को इज्जत बख्शी, हर उस माँ के यकीन को भी सुर्ख रो कर दे जो तेरी रहमत की मुंतजिर है।